बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो चैप्टर है आपका वो है यूनिट नंबर 9। तो यूनिट 8 की आपने वीडियो होपफुली देख ली होगी। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर वो भी आपके पास है 0345974477 ठीक है। Now we are on this unit number 9, that is academic writing part 2। और अगेन मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले जब भी आप कोई नया यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उसके कंटेंट्स देख लिया करें एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया करें कि किस उसमें क्या क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है। अब इसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं तो यहाँ पे बेसिक फोकस दो चीज़ों पे है, एक आपकी रिपोर्ट राइटिंग है और दूसरा जो है वो ऐसे राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग में आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, डाटा कलेक्शन हमने कैसे करना है, फैक्ट्स फाइंडिंग, फिर डिस्कशन है, लास्ट पे कंक्लूजन है एंड कुछ रिकमेंडेशंस जो आपने देनी होती हैं। ऐसे राइटिंग में हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर ऐसे, सैम्पल्स ऐसेस वो भी आपको दिए गए हैं और लास्ट में आपकी बिब्लियोग्राफी वो भी दी गई है। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 175, तो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है कि यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग, उसके बारे में बात की जाएगी। रिपोर्ट्स होती क्या हैं? रिपोर्ट्स बेसिकली तमाम के तमाम बिजनेस या तमाम के तमाम जो आपके ऑफिशियल या ऑफिस वर्क उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आपसे मांगी जाती हैं या खुद आप उसमें रिपोर्ट्स देते हैं कि किस तरीके से आप उसको किसी भी इशू के बारे में बेहतर तौर पे उसको एड्रेस कर सकते हैं। सेकंड आपकी ऐसे राइटिंग है, तो ये भी आपकी एसेंशियल स्किल है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने होते हैं उसमें भी ऐसे राइटिंग होता है। आम रूटीन में भी समटाइम्स वी हैव टू राइट अबाउट समथिंग, उसके बारे में हम ये बताते हैं, ठीक है। इसके लिए ये है कि कुछ रिपोर्ट्स और एसेस कैसे लिखी जाती हैं, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। ऑब्जेक्टिव्स आपके आगे हैं, तो पहला तो ये है कि व्हाट इज़ अ रिपोर्ट, ये चीज़ आप बता सकेंगे। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के बाद हम एसेस की तरफ आ जाएंगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैंडर्ड ऐसे, एक अच्छा ऐसे उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फर्स्ट क्या चीज़ होगी, उसके बाद क्या चीज़ होगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन डिफरेंट टॉपिक्स आर देयर, तो उस उनके ऊपर आप कैसे ऐसेस लिख सकते हैं वो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। कम टू दिस पेज नंबर 176, ठीक है। इट्स अबाउट रिपोर्ट। तो व्हाट इज़ अ रिपोर्ट? इट इज़ रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस एंड टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस। दो चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो ये है कि हमारा एक ख़ास मकसद होगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि किस ऑडियंस या किन को हम एड्रेस कर रहे हैं वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें हमने प्रेजेंट क्या करना है, तो रिपोर्ट राइटिंग में आपकी इंफॉर्मेशन होगी और एविडेंस के साथ आप बात करेंगे, ठीक है। जो हम बात करेंगे उसका सबूत देंगे कि हम इस बेस पर ये बात कह रहे हैं, ये हमारी फाइंडिंग्स हैं और वो इस तरीके से हमने उनको फाइंड आउट किया है। इसकी आप डेफिनेशन देख लें जो आपकी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लिखी है, वो क्या कहते हैं? अ रिपोर्ट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन of any matter on which definite information is required। definite information, definite means कि एक ख़ास information जो कि बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल ठीक है, उस information के मुताबिक जो हमने ली है तो उसके लिए that is called a report। अब टू काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं, एक आपकी शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं, एक लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये शॉर्ट रिपोर्ट्स को ही हम डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर आप देखें नीचे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, टेक्निकल रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, फिजिबिलिटी है, रिसर्च रिपोर्ट एक्सेट्रा। और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक ही होता है। इंट्रोडक्शन आपका आ जाएगा, डाटा आपने किस तरीके से कलेक्ट किया है, सारे फैक्ट्स फाइंडिंग डाटा वो आप देंगे, डिस्कस करेंगे और लास्ट पे कंक्लूजन देंगे, यानी जो भी मसला है उसके बारे में आपका क्या कंक्लूजन है वो आप उसमें देंगे और एंड पे रिकमेंडेशंस आप देंगे कि इस मसले से कैसे कोप विद किया जा सकता है या क्या इस हम कर सकते हैं उसके बारे में। ओके, सो इसमें अगेन द सेम फॉर्मेट्स इसमें दिए गए हैं, रिटन इन टू बेसिक फॉर्मेट हैं,
ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि आपका विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपने उसको सबमिट करवाना होता है, समटाइम्स ये है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपने उसको सबमिट करवाना होता है। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं। और ये इसमें बेसिक डिफरेंसेस बता दी हैं, आप खुद इसको आप पढ़ लें पेज नंबर 176 पे। इजी है। और इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो जस्ट मुझे आपने ये बता देना, टेक्स्ट कर दें या जैसे भी बता दें कि लाइक पेज नंबर 176 पे हमें इस पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इज़ देयर। तो इंट्रोडक्शन क्या होती है? इंट्रोडक्शन मीन्स कि आपका ये है कि मोस्ट ऑफ द शॉर्ट रिपोर्ट्स आर रिटन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट और अ डायरेक्शन गिवन योर सुपीरियर ऑफिसर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो दो चीज़ें हैं, एक आपका रिस्पॉन्स है जो उसमें रिक्वेस्ट या डायरेक्शन उसमें हो सकती है। एक ये बात है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि इस चीज़ के बारे में हमें आप रिपोर्ट बना के दें। एंड सेकंड है कि आपको डायरेक्ट किया जाए, यानी क्या कि ऑफिशियली आपको कह दिया जाता है कि आपने इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट बनानी है और वो आप बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे अगर आप 176 पे लास्ट पे देखें, इटैलिक वर्ड्स में लिखा हुआ है, with reference to your letter number this and dated this in which you directed me to submit a report about possible need to expand computer lab of our department, keeping in view the rising number of students in future, a comprehensive report is submitted for your consideration। ठीक है। और for your kind consideration ये भी लिख सकते हैं जब हम अपने ऑफिसर्स को कोई रिपोर्ट पेश कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो आगे इसके टू पर्पसेस हैं, पेज 177 पे आप देखें। ठीक है। पहली बात क्या है? ये इट प्लेसेस द कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट बाय रेफरिंग अ सर्टेन कम्युनिकेशन इन पास्ट। यानी आप उनसे रब्ता कर रहे हैं और पास्ट में भी आप उससे रब्ता, यानी एक रब्ते को बेहतर बनाने के लिए या दो कॉन्टेक्स्ट के दरमियान एक रब्ते के तौर पे ये रिपोर्ट आ रही है। और दूसरा ये है कि आपका जो रीडर होगा उसको सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि किस लिए ये रिपोर्ट बनाई जा रही है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है। आगे आपके मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन आ जाते हैं। तो मेथड क्या है? वो आपके क्वेश्चनियर हो सकते हैं, खुद आप जाके लोगों से इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स आर देयर। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोसीजर के बारे में आप बताएंगे कि आपने डेटा कलेक्ट करते हुए क्या तरीका अडॉप्ट किया है। ठीक है। जैसे आजकल गूगल डॉक्स आ जाते हैं, गूगल फॉर्म्स आप सिंपली ईमेल कर देते हैं या शेयर कर देते हैं एंड द पीपल आर गिविंग रिस्पॉन्सेज टू दीज ईमेल्स। और आपको हर एक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और बड़ा जल्दी जल्दी आप डाटा ज़्यादा लोगों से इकट्ठा कर सकते हैं। आपने कौन सा तरीका यूज़ किया है? यहाँ पे अगर आप देखें इस पेज पे, तो उन्होंने क्या लिखा है? द फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट आर बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है। एक सोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ, काफ़ी सारे सोर्सेज इस्तेमाल हुए और उनके ज़रिए हमने डाटा इकट्ठा किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कलेक्टेड द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन ICS ग्रुप थ्रू BISC रावलपिंडी एंड FPISC। ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो रावलपिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड के हैं उनसे उन्होंने रब्ता किया है। फिर आई कलेक्टेड डेटा ऑफ पास्ट 5 years, ये तो एक सोर्स हो गया। सेकेंड इज अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ ICS ग्रुप्स फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस इन लोकेलिटी ऑफ पिंडी एंड इस्लामाबाद। तो पिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कॉलेजेस से भी उन्होंने ये डाटा सारे का सारा लिया है। और तीसरा जो डाटा लिया है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड एट BS और MSc लेवल जो यूनिवर्सिटी में हुए हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में पिछले 5 सालों में तो उनकी क्या तादाद थी, किस तरीके से वो आए हैं। तो ये तीसरा सोर्स है। ठीक है जी। तो अब अपने डाटा कलेक्शन में क्या कर देना है कि यहाँ पे आपने सारे के सारे सोर्सेज मेंशन करने हैं कि आपने कहाँ से और किस तरह डाटा इकट्ठा किया है। देन नंबर 3 पॉइंट, दिस इज़ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। तो ये क्या है? ये हकीकी फैक्ट्स जो आपके सामने मौजूद हैं वो एक टेबुलर फॉर्म में आप पेश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें उन्होंने बोर्ड ऑफ पिंडी बोर्ड का लिखा है कि 2012 में कितने लोग इनरोल हुए हैं ICS ग्रुप में, 13 में टिल 16। इस तरह फेडरल बोर्ड में कितने हुए हैं तो ये उन्होंने दे दिया है। अब रिजल्ट्स ऑफ सर्वे उन्होंने किया है तो उसमें ये बता दिया है कि बच्चों ने 213 बच्चों ने कंप्यूटर साइंस की तरफ किए हैं, 138 दे हैव ऑप्टेड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड 149 ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चूज़ किया है। ठीक है। अब ये सारे के सारे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको दे दिए हैं। आगे आ जाता है डिस्कशन। ठीक है। अब डिस्कशन क्या है कि खाली फैक्ट्स अगर आपने प्रोवाइड कर दिए तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है। लाजमी बात है कि आप उसको डिस्कस करेंगे
क्या उसमें मसला है, उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, मसलन रीज़न क्या है, अगर किसी स्टूडेंट की तादाद में इजाफा हुआ है, कमी हुई है, किस किस्म के स्टूडेंट्स आए हैं, तो ये सारे की सारी हम उसमें डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये देखें, आई हैव डिवाइडेड दिस फैक्ट्स एंड फिगर इनटू टू हेडिंग्स, हाउएवर समटाइम्स डिस्कशन एंड फैक्ट्स गो हैंड इन हैंड आर गिवन अंडर द सेम हेडिंग। तो यहाँ पे दो हेडिंग्स दे दी गई हैं, तो उन्होंने क्या किया कि आप सेम हेडिंग के साथ भी सारे का सारा डाटा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेज नंबर 178 पे आप देख लें, तो इन्होंने एक डिटेल में बता दिया कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है और उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। ठीक है, फिर उसमें से जो 2 बोर्ड्स में आए हैं वो कितने रेडियस में, यानी हमारी यूनिवर्सिटी का कहाँ पर है और उसके रेडियस में दोनों बोर्ड्स के कितने कॉलेजेस या स्कूल्स आते हैं, आईटी में कितने लोग गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें, एडिशनली द सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स रिवील that the students intending to enroll in information technology is considerably good as only 2 universities are offering this program। तो ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट भी दे दी है कि सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो उनको ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, फॉर दैट रीज़न लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। देन आपके आ जाते हैं कंक्लूजन। ठीक है, तो डिस्कशन में ये है कि आगे अब आप कंक्लूजन निकालेंगे। डिस्कशन में क्या हुआ कि आपने तमाम फैक्टर्स को देखा है, क्या वो रीज़न है, सारी पिक्चर उसकी दे दी है। अब आप कंक्लूजन निकालेंगे, यानी उसमें आपने नतीजा क्या निकाला है कि आपकी सारी की सारी रिसर्च, उसका फ़ायदा क्या है या उसका लुब्बे लबाब क्या है। तो वो उसने देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टू सम अप माई इन्वेस्टिगेशन आई कैन से दैट ओवर द पीरियड ऑफ 5 years the number of students has more than doubled in IT department of our university, and it can be attributed to rising number of students who appear in ICS group of Board of Intermediate and Secondary Education exam. The number has been on the rise from past 5 years and likely to continue this way, keeping in view the opportunities that IT field has to offer। तो ये क्या हुआ कि ये सारे का सारा कंक्लूजन आपने निकाला है, और लास्ट पे क्या आप देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे। यानी आपने एक रिसर्च किया, पूरी की पूरी फील्ड में गए हैं, मार्केट में आपने उसको देखा है, रिसर्च किया है, तो अब हमारी रिकमेंडेशंस या हम क्या उनको दे रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है या इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, यानी आईटी की तादाद में बच्चों की तादाद बढ़ रही है, आप यूनिवर्सिटी को आप दे रहे हैं, रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, तो कौन सी देंगे। ठीक है, अब पहली जो दे रही है देखें क्या लिखा है। फर्स्ट देखें, इन द लाइट ऑफ अबव प्रेजेंटेड फैक्ट्स एंड डिस्कशन आई हेयर बाई रिकमेंड फॉलोइंग एक्शंस टू बी टेकन। पहला कौन सा दिया है कि देयर इज़ अ डायर नीड टू एक्सपेंड द कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल इन आवर डिपार्टमेंट। पहली बात तो ये कर दी। ठीक है, कि हमने उसकी एक्सपेंशन करनी है। सेकंड, 150% उनको ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। और तीसरा उन्होंने क्या किया है कि जो एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं इन कंप्यूटर लैब्स को, तो वो नए सेशन होने से पहले या नया सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले पहले उसको स्टार्ट भी कर देना चाहिए। ठीक हो गया। नाउ ऑन पेज नंबर 179 दीज आर द टू रिपोर्ट्स, और इसमें उन्होंने ये दिया है अगर आपके अपने डिपार्टमेंट के बारे में रिपोर्ट है तो वो कैसी होगी, और कहीं बाहर लिख रहे हैं तो वो कैसी होगी। तो ये खुद आप पढ़ें। इसमें ये सफ़ीर अवान हैं, डीन है सोशल साइंसेस के, और हबीबुल्ला जो कोऑर्डिनेटर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के, वो उनको रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और देखें सब्जेक्ट बड़ा सूटेबल उन्होंने लिखा है कि एक ही सब्जेक्ट से जस्ट कितने वर्ड्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पूरा में अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें क्या होगा। देखें, प्रपोजल टू लॉन्च शॉर्ट कोर्स इन इंग्लिश। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक प्रपोजल उनको दिया है कि हम शॉर्ट कोर्स अगर स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का, तो उसमें उम्मीद है कि हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। नाउ इंट्रोडक्शन इज़ देयर, डिस्कशन उन्होंने कर दिया है, आगे उन्होंने कंक्लूजन कर दिया है। ठीक है, कंक्लूजन देखें, सिंपल उन्होंने क्या कहा है कि सो वी थिंक दैट शॉर्ट कोर्सेज इन इंग्लिश विल बी अ क्वाइट पॉपुलर प्रोग्राम, इट विल हेल्प स्टूडेंट्स, नॉन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, और उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, नॉन स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो उन लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस आने की उम्मीद है। ठीक है, अब रिकमेंडेशन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि एक को हमें अलाउ करें कि हम कोर्स कमिंग सेमेस्टर में लॉन्च कर दें। ठीक है, और यूनिवर्सिटी जो है इनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स वो सारे के सारे एज सुन एज पॉसिबल उनको देखेगी। आगे सिग्नेचर्स कर दिए हैं। ठीक है, अब दूसरी जो है ये आप किसी इंडिविजुअल या किसी आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कोई रिपोर्ट दे रहे हैं।
सपोज़ आप कोई ऑडिटर हैं या किसी भी कोई डिपार्टमेंट या कोई अदारा आपसे कहता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसके बारे में फाइंडिंग्स हमें दें। ये क्या कि ये आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से ये है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अब वो कैसी होगी, देखें। अब ना वो हबीबुल्ला उन्होंने दे दिया, कौन लिखने वाले हैं, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को वो लिख रहे हैं, और प्रपोजल उन्होंने दिया कि शॉर्ट कोर्सेज इन इंग्लिश दिए जाएँ। पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। इन अ मीटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हेल्ड, लाइक हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी, और उसमें हमारे स्टूडेंट्स, हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में उनकी कमांड बहुत ज़्यादा पुअर है, बोथ इन स्पोकन एंड रिटन, और ये फैक्ट भी है। सो इट वाज प्रपोज दैट अ शॉर्ट कोर्स इन इंग्लिश शुड बी लॉन्च्ड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश टीचर्स। तो इंग्लिश टीचर्स मैनेज करेंगे उस कोर्स को। तो हमने ये प्रपोजल दिया कि हमें क्या करना चाहिए कि एक शॉर्ट इंग्लिश कोर्स कम अज़ कम, ताकि बच्चों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें, वो हम लॉन्च करना चाहते हैं। आगे डिस्कशन की है, ठीक है। 80% ऑफ देम वो बिलो एवरेज हैं, स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश उनका बिलो एवरेज है, करेक्टनेस नहीं है, फ्लुएंसी स्पोकन इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे उन्होंने प्रॉब्लम्स बता दिए हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं। अब कंक्लूजन आ गया है, तो कंक्लूजन क्या है कि ये पॉपुलर प्रोग्राम होगा और ये स्टूडेंट्स, नॉन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को हेल्प करेगा, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, तो उन्हें क्या कहा है कि आप हमें अलाउ करें कि हम कोर्स करें, और जो मैनेजमेंट है वो इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जितना जल्दी हो उनके बारे में वो बेहतर तौर पे हमें गाइड कर सके, ठीक है। तो ये हमने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या, इसके स्टेप्स क्या हैं, क्यों की जाती है, दो इसकी किस्में कौन सी हैं। तो ये सारी बातें अब आपको क्लियर होनी चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग आप इससे पहले भी करते रहे हैं, ठीक है, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, तो इसके बारे में कंसेप्ट आपको है। अब एक आपका, एक तो ये चीज़ कंसेप्ट अपने याद रखना है कि एक होता है ऐसे, एक होता है पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अगर आपसे कहा जाए कि इस टॉपिक के बारे में एक पैराग्राफ लिखें, तो पैराग्राफ मीन्स कि यू हैव ओनली टू राइट वन पैराग्राफ, ठीक है। और ऐसे जो आप लिखेंगे तो उसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे जो आप लिखेंगे। नाउ द वेरी स्टार्टिंग लाइन, लर्निंग टू राइट एन ऐसे इज़ अ स्किल यू विल यूज़ थ्रू आउट योर लाइफ। तो सारी ज़िंदगी हमें ऐसे से वास्ता पड़ता है, कहीं पर भी आप अपीयर हो रहे हैं, आइदर यू आर अपियरिंग फॉर फर्दर स्टडीज़ या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे राइटिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। और इसका जो सेकंड पैराग्राफ आप देखें, सेकंड पैरा जो लिखा हुआ है पेज नंबर 181, तो ये पैराग्राफ की डेफिनेशन है। पैराग्राफ क्या है कि उसमें आपका एक ही आइडिया होगा, यानी जो मेन पॉइंट है, जो आइडिया, वो एक ही आइडिया पूरे पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसे क्या है कि ऐसे इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग विद सेवरल पैराग्राफ्स इज़ आल्सो अबाउट वन टॉपिक। तो ये भी वन टॉपिक है, लेकिन ये कि उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होंगे वो आप मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पहला स्टेप इसमें क्या है, वो ये है कि टू डिस्कवर व्हाट पॉइंट यू वांट टू मेक एंड टू राइट दैट पॉइंट आउट एज अ सिंगल सेंटेंस। तो आपने पॉइंट बताना है, यानी सबसे पहले आपका ये फोकस होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आप लिखना चाह रहे हैं। और उसके लिए व्हाट्स द रीज़न, उसकी रीज़न ये है कि जब आपका एक पॉइंट क्लियर होगा और आप इजीली एक काम कर सकते होंगे, तो आप उसके बारे में इजीली लिख लेंगे। यहाँ पे उन्होंने बुक 1 के यूनिट नंबर 9 का हवाला दिया है, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग, टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखना है, थीसिस स्टेटमेंट, ये आपकी टॉपिक सेंटेंस की तरह ही होती है, ठीक है। और ये सारी डिस्कशन वही वाली है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन ऐसे राइटिंग इज टू जनरेट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक गिवन, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट क्या है कि हमने थीसिस नहीं लिखना, सिंपल बात ये है कि कोई भी जो आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि कोई ऐसी लाइन सोचें कि जिसमें ऐसे के सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हों, ठीक है। यानी ऐसी थॉरो एंड मुख्तसर, और जिसको कहते हैं ना कंसाइज, यानी मुख्तसर हो लेकिन जामे हो, तो वो आपने स्टेटमेंट देखनी है कि जिसमें सारी की सारी बातें क्लियर हो रही हों। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आर गिवन हियर, लाइक द फर्स्ट वन इज ब्लैकआउट्स हैव डिजास्ट्रस इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री। क्या हुआ कि जितने भी ब्लैकआउट्स होते हैं, लोड शेडिंग या इस तरह होती है, तो आपकी जो मुल्क की छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री, उस पर उसका बहुत बुरा असर होता है, ठीक है।
अब उसमें ये सारे का सारा यानी दिस इज़ द टॉपिक सेंटेंस और द मेन सेंटेंस जो आपने दे दिया है, या थीसिस स्टेटमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। और दूसरा जो दिया है, द कंप्यूटर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स इन मैनी वेज। ठीक है। अब नाउ उन्होंने दे तो दिया, ठीक है। अब ब्लैक आउट्स के बारे में ये राइटर का मेन पॉइंट है, ठीक है। और दूसरे में क्या है कि वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो है वो बच्चों के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद कर सकते हैं। फिर इसमें उन्होंने कुछ और भी दे दिए हैं, ये खुदा पढ़ दें, पेज 181 182 शुरू में कुछ और उन्होंने पॉइंट्स दे दिए हैं। अब आ जाता है सेकंड स्टेप, ये होता है कि अब आपने जो बात कही है उसको एक एविडेंस के साथ या सॉलिड प्रूफ के साथ आपने उसको बयान करना है, ठीक है। अब जैसे शुरू में कह दिया जी कि ब्लैकआउट्स आपकी इंडस्ट्री को तबाह कर देते हैं, तो उसमें यहाँ पे देखें, सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि व्हाट आर ब्लैकआउट्स, ठीक है। फिर काजेज़ बता दी हैं, इम्पैक्ट उसका क्या है कि प्रोडक्शन आपकी लेस होती है, प्रोडक्शन कास्ट आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। जब प्रोडक्शन आपकी लेस होगी तो आपकी इनकम जो है वो भी कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो मुल्क में टैक्सेस भी कम हो जाएंगे, तो एज अ होल क्या है, ये मुल्क का नुकसान है। फिर कंक्लूजन आप निकालेंगे और रिकमेंडेशंस देंगे कि किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हियर ऑन पेज 182। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसमें एक टॉपिक सेंटेंस है, एक थीसिस स्टेटमेंट है, और दो जो है वो स्पोर्टिंग आइडियाज़ हैं। तो उसमें आप देखें, ये खुद आप करें इनको, इसमें कौन सा टॉपिक सेंटेंस है और कौन सा थीसिस स्टेटमेंट है, और स्पोर्टिंग सेंटेंसेस कौन से हैं जिसमें ये चीज़ इनको दी जा रही है, ये खुद आपने करना है, ठीक है। तीसरा स्टेप जो आपका ऐसे का आ जाता है वो ये है कि आपने ऑर्गेनाइज करना है, और जितने भी आपने एविडेंसेस वहाँ पे लिए हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करना है, आर्ग्यूमेंट्स को, और आपस में कनेक्ट करना है। यानी ये क्या है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस हो उन पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक उन्होंने प्लान दे दिया है, टू बिगिन विद सेट असाइड a regular hour for exercise, next prepare for your exercise session, finally do a series of warm up activities। ये सारी इसमें उन्होंने दे दिए। तो दो किस्म के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। यानी एक को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, तो क्रोनोलॉजिकल मीन्स कि जो एक सीक्वेंस में हो, टाइम बेस्ड हो, यानी पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। और दूसरा आ जाता है एम्फेटिक ऑर्डर। एम्फेटिक में ये होता है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को नहीं देखते, आप समझते हैं कि जो मेन पॉइंट जो सबसे ज़्यादा जो हमारे ऑडियंस हैं उनके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, तो उसको हम लास्ट में रखते हैं या उसको एक प्रॉपर वे में रखते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस में आप उसको लेके चलें, ठीक है। तो इसमें से देखें, एक बड़ी अच्छी उन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है पेज नंबर 183 पे। एम्फेटिक ऑर्डर इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज अ सेविंग द बेस्ट टिल लास्ट, ठीक है, सेविंग द बेस्ट टिल लास्ट। जैसे आमतौर पे होता है ना कि जो सही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो लास्ट पे रखी जाती है। आमतौर पे कोई ड्रामास हों या कोई शोज़ आप देख रहे हों या ऐसा कुछ हो, तो उसमें वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आखिर तक कायम रखने के लिए वो बार बार उसका ऐलान तो कर रहे होते हैं, बट बताते जाके लास्ट में। सेम टेक्निक यू हैव टू यूज़ हियर व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे। अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, वन थिंग इज़ दिस कि आप उसका एम्फेटिक ऑर्डर अप्रोच आप उसमें इस्तेमाल करें। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दे दिया 183 पे अबाउट सेलिब्रिटीज़, ठीक है। और बुक 1 का यूनिट नंबर 9, उसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं कि वो किसी भी पैराग्राफ को इकट्ठा करने के लिए या उसके जो आइडियाज़ हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कैसे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरिंग योर एसे आ गया है ऑन पेज नंबर 184। क्या करना है, सबसे पहले आपने देना है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें एक तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी और दूसरा उसमें आपकी जनरल स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। फिर पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, उसमें भी है कि एक आपका टॉपिक सेंटेंस होगा और देन उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी। लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इसके जो 184 पे आपको नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि रीडर्स की जो इंटरेस्ट है उसको अट्रैक्ट करना चाहिए, और आपका ऐसे ऐसा लिखा हुआ हो कि जो पढ़ने वाला है वो उसको मुसलसल पढ़ता रहे, ठीक है। दूसरा जो आ जाता है कि इट सप्लाइज एनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दैट अ रीडर मे नीड टू अंडरस्टैंड द ऐसे। अब ऐसे में कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जो टोटली न्यू हो,
अगर कोई नई चीज़ भी आप बताना चाह रहे हैं तो आपने उसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है हमारा रीडर उसको प्रोवाइड करना है। फिर आपकी थीसिस स्टेटमेंट इसमें होगी, क्लियर और डायरेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। मेन आइडिया ऑफ पेपर यूजुअली अपीयर्स नियर द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाएगी। फिर आपका प्लान ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, मेजर सपोर्टिंग पॉइंट्स आपके वो उसमें होने चाहिए थीसिस में, ठीक है। इन सम केसेस द थीसिस एंड प्लान ऑफ डेवलपमेंट अपीयर इन द सेम सेंटेंस, however writers sometimes choose not to describe the plan of development। फिर नेक्स्ट आपके पैराग्राफ आ जाएंगे तो वो आपकी सपोर्टिंग डिटेल जैसे ऊपर हमने उसमें किया है वो मौजूद उसमें होनी चाहिए, बॉडी ऑफ एसे उसको कहते हैं। तो उसमें जो ऑर्डर है उसको आपने यू हैव टू कीप इट इन माइंड। लाइक वन एग्जांपल इज देयर, लाइक इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे अबाउट पोल्यूशन, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एंड व्हाट आर द दिस बैड हेल्थ हैजर्ड्स, ये जो उससे रिलेटेड आ जाते हैं वो आप डिस्क्राइब करेंगे। लास्ट में क्या होगा कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू रेडिकेट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे उसमें द नंबर ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स में चेंज डिपेंडिंग ऑन द थीसिस स्टेटमेंट। तो जो पैराग्राफ्स हैं वो क्या है कि जो आपने थीसिस स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक बदलते रहेंगे। तो पैराग्राफ में आपने ये ख्याल रखना है कि उसमें एक ही आइडिया होगा, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस होगा, फिर उसके दूसरे पॉइंट्स होंगे। कंट्रोलिंग पैर आइडिया वो आपका तमाम उसमें आना चाहिए, ठीक है। फिर कोहेरेंस एंड यूनिटी, कोहेरेंस होता है कि उसमें एक रब्त होना चाहिए। बस जब पैराग्राफ्स आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि एक पैराग्राफ किसी और थॉट पे है और दूसरा टोटली अपोजिट जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और as your sentences need to flow smoothly, your paragraph need to flow smoothly too. So this can be achieved through the use of transitions, transitional devices। या I will request you कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला यूनिट जो आपको बुक 1 में दिया हुआ है वो दोबारा इसको देख लें, या नेट से आप सर्च कर लें राइट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस बेसिकली होते क्या हैं कि उनको पढ़ते हुए ही रीडर को अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या बात कहना चाहते हैं, ठीक है। लाइक इफ़ वी आर यूजिंग दिस एंड, तो एंड का क्या मतलब है कि हम एक ही बात को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स आप यूज़ कर सकते हैं बट, लाइक इफ वी से ही इज़ इंटेलिजेंट बट, तो क्या होगा कि आप लाजमी बात है अगला जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है तो एकदम उसके जहन में आ गया कि अब कोई बात ऐसी ऐसी होगी कि जो इंटेलिजेंट से मिलती जुलती नहीं होगी। ही इज़ इंटेलिजेंट बट लेजी, ठीक है। और यूँ अगर हम कहें कि ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे उनकी एंड आपका ट्रांजिशनल डिवाइस है। तो ये क्या है कि आप दोनों पॉजिटिव सिफात उसकी बयान कर रहे हैं। सो फाइनल पैराग्राफ के बारे में आपको बताया जा रहा है पेज नंबर 185 पे, ठीक है। तो ये आपने कंक्लूजन निकाल देना है, इसमें रीडर को बता देना है कि ऐसे उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वो सारे के सारे वो यहाँ पर बनाएंगे बताएंगे आप लोग, ठीक है। यू शुड राइट स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव मैसेज दैट द रीडर विल रिमेंबर, ठीक है। तो लास्ट आपका क्या है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव मैसेज आपने उनको देना है। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या है, 3 चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। पहली बात ये है कि ये पता चले कि ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, उसके लिए एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, टू एंड द डिस्कशन, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और मेन पॉइंट आपने समराइज़ करने हैं लेकिन उसमें सेम वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसका पहली चीज़ ये है जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा कि उसको पढ़ते हुए शुरू में ही राइटर को, जो रीडर है ये जो लिसनर है उसको लगे अब आप पैराग्राफ या आप अपना एसे एंड करने वाले हैं, नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 दूसरी चीज़ क्या है कि मेन पॉइंट्स आपने सारे के सारे रिपीट करने हैं लेकिन सेम वर्ड्स या सेम लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। यू कैन चेंज द वर्ड्स, वोकेबलरी को और यूज़ करें, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेकिन जो आपके हैं वो उसमें चेंज हो जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जो रीडर है उसके माइंड पे एक इम्पैक्ट बनना चाहिए कि उसने जो पूरे को पूरा ऐसे रीड किया है तो अब उसके माइंड पे जो आप बात बताना चाहते हैं वो उसके माइंड में आ जाए। देन सैम्पल एसेज आर गिवन हियर, लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डरर, ये उसमें बात बता दी है कि जी मर्डर है उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए। अब in some places murderer get life sentence for their crime, in other they get the death penalty. There is a lot of disagreement about how murderers should be punished.
However, I believe that people should get life sentence for murder, not the death penalty. ठीक है। तो उसमें से क्या है कि उम्र भर की कैद या डेथ पेनल्टी तो क्या होना चाहिए। अब राइटर इसका जो कह रहा था वो कह रहा है कि नहीं, सेंटेंस फॉर लाइफ सेंटेंसेस फॉर मर्डर होना चाहिए, लेकिन डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। देखें कि फर्स्ट पैराग्राफ ही हमने पढ़ा है, उसमें सारे का सारा हमें समझ आ गई है कि इसका मकसद क्या है। आगे होना वन रीज़न आई सपोर्ट लाइफ सेंटेंस, ठीक है, ये आ गया है। अनदर रीज़न इज समटाइम्स पीपल चेंज, दूसरी रीज़न आ गई। सम ओपोनेंट्स ऑफ लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर से इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू कीप मर्डर्स इन जेल, इट वुड बी चीपर टू एग्जीक्यूट देम। तो ये उसका मुखालफत में क्या कह रहा है। हाउएवर कैपिटल पनिशमेंट कैन आल्सो बी वेरी एक्सपेंसिव, द कोर्ट्स आर वेरी केयरफुल बिफोर दे एग्जीक्यूट पीपल। तो लास्ट में क्या हुआ, इन कंक्लूजन। देखें इन कंक्लूजन का क्या मतलब है उर्दू में, ठीक है, कि इस नतीजतन या इसका नतीजा ये है या एंड रिजल्ट इसका ये है। तो इन कंक्लूजन से ही हमें पता चल गया कि अब ये लास्ट पैराग्राफ है और उसके बाद कोई और पैराग्राफ नहीं होगा। देन सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आर देयर, जो खुद आपने करने हैं, ठीक है। आगे फिर आपका रीड द थीसिस स्टेटमेंट, चूज द बेस्ट कंक्लूडिंग सेंटेंसेस फॉर देम, इनको भी आप खुद करें। और सो दैट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, एंड होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ लिंक्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, ये आप इसको भी सुने, उन लिंक्स पे भी क्लिक करें, एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज़ देयर। सो दिस वाज द लास्ट क्लास ऑफ दिस वर्कशॉप, जो हमारा यूनिट 9 है। एंड इंशाल्लाह इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, you are most welcome to ask. So thank you very much, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.